हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी और एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ अपना इलास्टिसिटी वाला टॉपिक और हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी आती किस वजह से है और उसके दो मेन कंपोनेंट्स थे, एक स्ट्रेस था और एक स्ट्रेन था। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। लास्ट सेक्शन में जाते जाते हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं एक रॉड को फ्रीली एक टेबल पर रख देता हूँ और हीट करता हूँ तो वो एक्सपैंड करती है, बट इस एक्सपेंशन के दौरान ऑल्दो इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है लेकिन इसके अंदर फिर भी कोई स्ट्रेन नहीं आ रही है। रीजन मैंने क्या दिया था, क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं था। तो जब भी किसी स्ट्रेस्ड आउट मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आती है या उसके अंदर हम लोग लेंथ का चेंज देखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि लेंथ का चेंज या किसी दूसरे डायमेंशन का चेंज होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेन आ रहा है। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेन बॉडी में नहीं आ रहा। तो अब लोगों के मन में सबसे बड़ा विचार ये आने लगा कि क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन है, क्या कुछ ऐसा है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को ऑपरेट कर सकता है, या कोई बता सकता है कि कब स्ट्रेन आएगा कब स्ट्रेस आएगा। तो इस बारे में जो सबसे पहली जानकारी हमको दी थी वो हुक ने दी थी और इसीलिए उसको हम लोग हुक्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप इस बात को समझिए। मैंने इस रॉड को जैसे मान लीजिए छत से लटका दिया, मासलेस रॉड है, और इससे मैंने एक वेट अटैच कर दिया। तो जैसे ही इससे वेट अटैच करूंगा, आज नहीं तो कल, बिकॉज ऑफ दिस लोड या बिकॉज ऑफ दिस वेट, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस रॉड में एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर एलोंगेशन आएगा तो इसके अंदर स्ट्रेन आएगा, क्योंकि लोड लगाया है इसीलिए इसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भी किसी बॉडी को आप लोड करते हो तो लोड करने पे उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगने लगते हैं, और उन डिफॉर्मिंग फोर्सेस को काउंटर करने के लिए अंदर बॉडी के रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते हैं, लेकिन ये अनंत काल तक तो नहीं हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रबर का मटेरियल ले लीजिए और उसको खींचिए, ठीक है, पकड़े रहो, ऐसे खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो। या इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम मार्केट से शॉपिंग वगैरह करके आते हैं और मान लीजिए 2-4 हमने पेंसिल के बॉक्स लिए, तो बंदा वो इधर उधर ना हो उसके लिए उसको रबर से बांध के हमको दे देता है। उस रबर को एक 10-15-20 दिन तक उस डब्बे के ऊपर बंधा रहने दो। जैसे ही आप उस रबर को बाहर निकालोगे, यू विल ऑब्जर्व कि जो रबर है वो काफी ज्यादा लूज हो चुकी होगी, जबकि वो पहले बहुत नॉर्मल थी। थोड़ी देर में हो सकता है वो अपने नेचुरल शेप भी एक्वायर कर ले, छोटी हो जाए, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब 10-15 दिन तक हम उसको खींचे रहे तो उसके लेंथ में कुछ परिवर्तन आ गया या एलोंगेशन आ गया। ये जो एलोंगेशन आया है यही स्ट्रेन का कारण होता है, और इसी को हमें स्टडी करना है कि आखिर किस तरीके से इसको हमें गवर्न करना है, करेक्ट। या वो कौन सा लिमिट है जहां तक बॉडी अपने शेप को रीगेन कर सकती है। क्या कोई बॉडी हमेशा अपने शेप को पूरी तरह से रीगेन करेगी, या क्या कोई बॉडी हमेशा ऐसा हो सकता है कि हमने जरा सा ही फोर्स लगाया उसका शेप चेंज हो गया, कभी रीगेन ही ना करे। तो वो कैसे डिसाइड होगा, इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है। तो इसके बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन हुक्स लॉ के थ्रू हमारे पास आई थी। हुक ने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर लोड लगाता हूं या फोर्स लगाता हूं या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण उस बॉडी का शेप चेंज होता है। समझो इस चीज को, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं यहां एक रॉड ले रहा हूं और इस रॉड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मासलेस रॉड है तो अभी इसके वेट को हमने इग्नोर किया हुआ है। अब इस मासलेस रॉड के ऊपर यदि कोई बंदा फोर्स लगाता है तो आज इसका लेंथ L है, बट थोड़ी देर बाद आप देखोगे या कुछ दिनों बाद देखोगे या कुछ महीनों बाद देखोगे, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल, हो सकता है इसका शेप थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, ये कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। एरियल चेंज को फिलहाल हमने इग्नोर किया है, तो यहां से इसकी लेंथ जो है वो L प्लस डेल्टा L हो गई है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ऐसा हो सकता है कि जैसे ही इस फोर्स को हम हटाएं, इस फोर्स को हटाते से ही ये रॉड वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए और फिर से इसकी जो लेंथ थी वो वापस L बन जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। तो कुछ बॉडीज होती हैं जो खुद को रिस्टोर करने की कोशिश ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं एज कंपेयर टू कुछ अदर बॉडीज, है ना। तो इसी को हुक्स ने अलग अलग मटेरियल के लिए स्टडी किया, एंड फॉर टेंसाइल स्ट्रेसेस उन्होंने एक लॉ गवर्न किया कि विद इन हुक्स लिमिट, एक खास लिमिट थी, मैं बताता हूं क्या है ये। विद इन हुक्स लिमिट, जिसको हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं,
करेक्ट, विद इन हुक्स लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी stress is always directly proportional to strain. So within Hooke's limit or limit of proportionality, stress is directly proportional to strain. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही किसी बॉडी पर आप स्ट्रेस लगाना शुरू करोगे उस बॉडी के लेंथ में या डायमेंशन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे एंड स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आएगा। आप समझना इस खास बात को, अगर स्ट्रेस आया तो स्ट्रेन भी आएगा, तो इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कुछ ना कुछ होगा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इन्होंने एक खास नाम दिया एंड वी कॉल इट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं उसको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस विल बिकम E टाइम्स स्ट्रेन और यहां से E की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। करेक्ट, डिवाइडेड बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ये E जो है वो हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस तरीके से आ गया। इस E को ही हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कुछ खास नहीं, इज अ पैरामीटर डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। करेक्ट, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is the ratio of stress and strain acting on a body। तो stress directly proportional strain के है तो वो proportionality constant जो है वही हमारा E हो गया या फिर modulus of elasticity हो गया। अब जैसा कि आपको मालूम है स्ट्रेस एक ही तरह का तो होता नहीं है ना, दो तीन तरह के स्ट्रेस पड़े थे, दो तीन तरह के स्ट्रेन पड़े थे, तो अलग अलग केसेस में E के अलग अलग डेफिनेशन बना दिए गए और उनको अलग अलग नाम दे दिया गया, जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। अब आप खास बात ये देखिए कि अगर किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन भी आता है। अब होता क्या है, जरा प्रैक्टिकली इसको समझिए। मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, मैं जैसे ही उस पर फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं उसको खींच रहा हूं उसकी लेंथ बढ़ेगी, छोड़ दूंगा वो वापस रिगेन कर लेगा अपने शेप को। ये एक प्रॉपर सिंपल केस है जो इलास्टिक मटेरियल्स को डिफाइन करता है कि अगर बॉडी पर फोर्स लगाया उसकी लेंथ में परिवर्तन आया, फोर्स हटाया वो ओरिजिनल लेंथ में आ गया, ओरिजिनल शेप में आ गया। ये जो ओरिजिनल शेप में आना हो रहा है ये जहां तक या जिस हद तक हो सकता है, जैसे इस मार्कर के इस ढक्कन को देखो, या आप वो जो सस्ते वाले 2 रुपए के पेन आते हैं उसके ढक्कन को टेढ़ा करके देखो, थोड़ा सा तिरछा करोगे, छोड़ोगे वापस आ जाएगा, फिर छोड़ोगे वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, आप फील कर पा रहे होगे। करेक्ट, अगर छोड़ने पर वापस आ रहा है इसका मतलब जब मैं फोर्स लगा रहा हूं डिफॉर्मिंग फोर्स, इसका शेप चेंज हो रहा है, बट जैसे ही छोड़ रहा हूं इट इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप। लेकिन धीरे 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 अगर मैं उस ढक्कन के उस कैप उस हिस्से को अगर खींचता जाता हूं तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेवल के बाद वो वापस आता है पर पूरी तरह से वापस नहीं आ पाता। करेक्ट, और ज्यादा फोर्स लगाते जाओ तो एक समय पे टूट भी जाता है। तो कौन सा मटेरियल कब टूटेगा या कब उसके शेप चेंजेस में वेरिएशंस आने लगेंगे या कब वो अपने शेप को वापस रिस्टोर नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजों को समझने के लिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। करेक्ट, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कुछ 4-5 हिस्से हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे, है ना, हम टेंसाइल ग्राफ की बात कर रहे हैं, कंप्रेसिव ग्राफ ऐसा नहीं होता, वो अलग होता है, हालांकि उसमें इतने सारे पॉइंट्स भी नहीं होते हैं और वो हमारे काम का भी नहीं है। तो अब मान लीजिए मैं यहां से O पॉइंट से किसी बॉडी पर स्ट्रेस को बढ़ाना शुरू करता हूं, तो स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो होता है ना वेरी स्मॉल डिस्टेंस, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए ये पॉइंट ए आता है विच इज कॉल्ड एज, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ए पॉइंट जो है हमारा हुक्स लिमिट कहलाता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन टू टर्म्स, इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अलग अलग है ना। ओ से जैसे ही आपने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आया, है ना, और उस स्ट्रेन के आने के कारण यहां पर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो y अपॉन x होता है स्लोप, और y पे है स्ट्रेस, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या बन जाएगा हमारा E। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्लोप जो इस लाइन का होगा वो हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। अब हो क्या रहा है इस चीज को फिर से सुनना, मैंने फोर्स लगाया, बॉडी का शेप बदला, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते गए वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता गया, स्ट्रेस हटाऊंगा बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ये पॉइंट तक हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर हुक्स लिमिट कहलाता है।
हुक्स लिमिट से बी पॉइंट तक जब हम जाते हैं तो बी पॉइंट हमारा इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट वो खास पॉइंट है जिस पॉइंट तक बॉडी अपने शेप को रीगेन करने की क्षमता रखती है। मान लीजिए मैंने ए तक पहुंचाया इसको, अब मैं और स्ट्रेस बढ़ाऊं तो और स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लेकिन इस बार स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बी पर पहुंचूंगा, अगर मैं बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा देता हूं तो उसके अंदर के रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ओरिजिनल शेप में ले आएंगे। यानी कि इलास्टिक लिमिट वो खास पॉइंट है जहां तक बॉडी ओरिजिनल शेप में आने की ताकत रखती है, क्षमता रखती है। हाँ, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर कुछ हिस्से तो हम देखें तो कुछ हिस्से तक क्या होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं, उसको हम लोगों ने हुक्स लिमिट कहा है। तो याद रखिएगा, हुक्स लिमिट इज लेस देन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, चलो छोटा सा पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। हुक्स लिमिट इज लेस देन इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लिमिट जो है वो हमारी इलास्टिक लिमिट से कम ही होती है हमेशा, और उसके अंदर ही आती है इलास्टिक लिमिट के अंदर। अच्छा, दोनों ही लिमिट्स के अंदर शेप, ओरिजिनल शेप इज रीअटेन्ड। दोनों ही केसेस में, हुक्स लिमिट में भी और इलास्टिक लिमिट में भी ओरिजिनल शेप जो है वो रीअटेन होता है। लेकिन हुक्स लिमिट के अंदर एक खास बात हो जाती है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जबकि इलास्टिक लिमिट में ऐसा कुछ रूल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। तो बी पॉइंट तक हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और समझिए, ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपने लिखा है, यहाँ पर स्ट्रेस जो होता है ये तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन होता है यूनिटलेस। तो यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट जब आप निकालोगे तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगी। तो स्ट्रेस की जो ऐसा यूनिट होती है वही हमारे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की ऐसा यूनिट रहेगी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की ऐसा यूनिट ये होती है। साथ ही साथ स्ट्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, टेंसाइल के केस में। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी जो ई रहेगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव नहीं होती है। इन जनरल देखा जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को हम लोगों ने इस तरीके से स्टडी किया। अब आगे क्या होगा, सुनो, मैंने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, अब बी पॉइंट तक तो हम पहुंच गए यानी इलास्टिक लिमिट। अब अगर मैं थोड़ा और फोर्स बढ़ाता हूं, यानी मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया नहीं, मैं और फर्दर इसको खींचता रहा, तो एक पॉइंट के बाद जैसे ही बी क्रॉस होगा, इस बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि शेप में इस तरीके से परिवर्तन होगा कि बॉडी ओरिजिनल शेप में आ ही नहीं पाएगी। करेक्ट? हाँ, ऐसा होगा कि मैंने उसको खींचा, वो थोड़ा वापस आया, लेकिन ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया। तो इसका मतलब उसने रीगेन किया शेप, लेकिन परमानेंटली या पूरी तरह से रीगेन नहीं किया, कुछ हिस्सा रीगेन कर लिया। तो जब मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, ए पॉइंट तक दोनों प्रोपोर्शनल है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ए से बी तक हम जाएंगे, अभी भी शेप चेंज होगा और वो वापस रीगेन कर लेगा। लेकिन बी जैसे ही पार हो गया, उसके बाद अब बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं हो रहा, बी से लेकर सी तक वो लगातार बढ़ता रहा। सी एक ऐसा खास पॉइंट है जिसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं, है ना। ये समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, है ना। आप लोगों में से पता नहीं, क्लास में होते तो मैं पूछता कितने लोगों ने वो किया है, बट काफी लोगों ने किया होगा। जिन्होंने नहीं किया, अभी ये लॉकडाउन खत्म हो तो फिर कर लेना, या घर पे अगर च्युइंगम बबल गम रखी हो तो कर लेना, ठीक है। आप एक बबल गम को खाइए, अच्छे से चबाइए, बढ़िया, काफी देर तक। उसको चबाने के बाद मुंह से बाहर निकालो, थोड़ा सा यू लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन जो भी है, अब है तो है। तो उस बबल गम को निकालो और खींचो। जैसे ही आप उसे खींचोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है खींचते खींचते, जिस पॉइंट पे वो बॉडी मतलब इतना पतला हो जाता है वो रेशा कि वो आपको ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देता। एंड वहां पर आप खींचना बंद कर देते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एलोंगेट होते रहता है ना। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं, है ना, यील्ड पॉइंट। यानी कि हमने स्ट्रेस हटा दिया, फिर भी उस बॉडी के अंदर डायमेंशन का चेंज आ रहा है, यानी स्ट्रेन लग रही है। तो बॉडी के अंदर से स्ट्रेस हटाने के बाद भी अगर स्ट्रेन आती है तो ऐसे पॉइंट को हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं। और यील्ड पॉइंट से लेकर प्लास्टिक पॉइंट तक वी गेट प्लास्टिक फ्लो ऑफ द बॉडी, है ना। ये जो रीजन होता है ना, सी से डी तक,
This particular region is what we call as plastic flow of body. क्या कहलाता है ये? प्लास्टिक फ्लो ऑफ बॉडी. तो यहां पर सी से लेकर डी तक का जो हिस्सा है उसमें बॉडी का जो लेंथ है, यानी ऐसा कह लीजिए कि स्ट्रेस, अब आप देखो स्ट्रेस हम और नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन अपने आप ही उसका स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है. तो जिस पॉइंट पे स्ट्रेस को बढ़ाने पे या स्ट्रेस को हटाने पे अपने आप बॉडी में स्ट्रेन आता रहे, उस रीजन को हम लोग सी से डी तक का रीजन कहेंगे, यानी यील्ड पॉइंट से लेके प्लास्टिक लिमिट तक का रीजन. यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ रीगेन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, उल्टा और ज्यादा वो शेप चेंज अपने आप ही हो रहा है. करेक्ट. अच्छा, धीरे धीरे फिर और फोर्स बढ़ाया, हम थोड़ी रुकने वाले हैं, तो हमने थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाया. अब मामूली सा स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर ये बॉडी ब्रेक डाउन कर जाएगी. तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बॉडी ब्रेक डाउन कर जाती है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज ब्रेकिंग लिमिट और द फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ दिस मटेरियल. ये ग्राफ अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसलिए होता है बिकॉज हर मटेरियल के लिए अलग अलग है ना. एक मटेरियल के लिए इस टाइप का है तो दूसरे के लिए दूसरे टाइप का है. तो एक बात खास समझ में आ गई कि ये जो E है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी. तो किसी भी बॉडी का जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है हमारी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और ये बेसिकली देखा जाए तो तीन तरह का होता है जिस पर मैं भी आऊंगा, फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे उसे. बट फिलहाल आपको ये पता चला होगा कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाओगे उसका शेप चेंज होगा, फोर्स हटाओगे वो शेप को रीगेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. अगर वो रीगेन करता है तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है. अगर उस रीगेन करने के दौरान स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहता है तो वो हुक्स लिमिट के अंदर है. अगर शेप हटा, उस फोर्स हटाने के बाद वो रीगेन नहीं कर पाता है खुद के शेप को, इसका मतलब उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया और वो बी से सी पॉइंट तक जा रहा है, यानी कि आपके इलास्टिक लिमिट से यील्ड पॉइंट तक जा रहा है. यील्ड पॉइंट से प्लास्टिक लिमिट तक का पॉइंट वो रहता है जिसके दौरान बॉडी के अंदर बिना स्ट्रेस के चेंज हुए स्ट्रेन अपने आप बढ़ने लगती है, यानी कि बॉडी का लेंथ अपने आप ही इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो आपने उसे प्लास्टिक फ्लो ऑफ द बॉडी हमने कह दिया. और जिस पॉइंट तक वो एलोंगेट होता रहता है उस पॉइंट को हम लोगों ने प्लास्टिक पॉइंट तक ले गए. प्लास्टिक पॉइंट के बाद फर्दर खींचोगे, थोड़ी देर बाद फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा एंड बॉडी का वो हिस्सा टूट जाएगा. तो अगर आप बॉडी पर फोर्सेस लगाते हो तो ये सारे वेरिएशंस होते हैं. अभी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होते हैं, है ना. जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करिए, है ना. इस क्वेश्चन को करेंगे सब लोग. यहां फिर से मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा है दो बॉडीज का. ठीक है, ये स्ट्रेस है, इसको हम लोग सिग्मा से लिख रहे हैं, ये स्ट्रेन है सिग्मा. ठीक है, पहली बॉडी है, उसका शेप ऐसा है. एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है. ये दूसरी बॉडी है, इसका शेप कुछ इस तरीके का है. Now this is body A, this is body B. He is asking कि इन दोनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी डक्टाइल है और कौन सी बॉडी ब्रिटल है ना. ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, और डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस वगैरह. तो कौन सी बॉडी डक्टाइल है एंड कौन सी बॉडी ब्रिटल है. तो इसको सोचिए जरा, है ना. आप लोग इसको सोच सकते हैं, पॉज करके सोच लीजिए, मैं डिस्कशन पे आ जाता हूं. तो इन दोनों में ये जो बी वाली बॉडी है ना, दिस इज गोइंग टू बी ब्रिटल एंड दिस इज गोइंग टू बी डक्टाइल. पहले तो वर्ड्स का मतलब समझो, डक्टाइल और ब्रिटल होता क्या है. डक्टाइल वो मटेरियल्स होते हैं जिनको आप इजीली वायर्स के शेप में ड्रॉ कर सकते हो, है ना. जैसे लोहे का जो रॉड है
उसको आप पतले पतले वायर्स में ब्रेक कर सकते हो पिघला के या थोड़ा सा कुछ भी करके। तो ऐसे मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि जो आसानी से टूटते नहीं है, उनको हम लोग डक्टाइल बोलेंगे। जबकि वो मटेरियल जो बड़े आसानी से टूट जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। जैसे एग्जांपल है इसका ग्लास, बहुत जल्दी टूटता है। तो ऐसे मटेरियल जो जल्दी टूट जाते हैं दोज आर ब्रिटल, जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाले होते हैं वो डक्टाइल है। अब आप समझ गए होंगे देख के, ये यहां तक जा रहा है यानी इसका फ्रैक्चर पॉइंट काफी ज्यादा है, जबकि इसका फ्रैक्चर पॉइंट काफी कम है। तो जो मटेरियल ब्रिटल है उसका फ्रैक्चर पॉइंट कैसा रहेगा? कम। इसीलिए ये वाला जो डायग्राम है बी वाला, ये हमारा कौन सा है? फ्रैक्चर, ये ब्रिटल मटेरियल है, और ये कैसा है? डक्टाइल। करेक्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल सुनो, इसको देखो। अगर मैं ये सारे नोट्स बनाते जाना बेटा, एक आध दिन मैं ऑनलाइन चेक कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, फिर उस पर भी मैं चर्चा करता हूँ अगले वीडियो में। अब देखिए, ये दो मटेरियल हमको दिए गए हैं, ए और बी। उसका पूछना है इन दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक है, विच इज मोर इलास्टिक बिटवीन ए एंड बी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन और समझ में आना चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ई की डेफिनेशन क्या है। तो इन दोनों मटेरियल में अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है ना, वो हमको देता है स्लोप यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका थीटा इसके मुकाबले ज्यादा है, तो थीटा फॉर बी इज ग्रेटर देन थीटा फॉर ए, सो टेन थीटा बी विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा ए। टेन थीटा बी का मतलब हो गया स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। अगर बेटा बी का स्लोप ए से ज्यादा है, बी का स्लोप ए से ज्यादा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया बी इज मोर इलास्टिक देन ए। तो ए और बी में कौन ज्यादा इलास्टिक है? जिसका मॉड्यूलस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस हमको ये आइडिया देता है कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है या कौन सा मटेरियल ज्यादा अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखो, मेटल बॉल और रबर बॉल, इन दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक है? मेटल ज्यादा इलास्टिक, क्योंकि वो रीगेन करने की क्षमता उसकी ज्यादा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपने शेप को रीगेन करने की ज्यादा ताकत रखता है। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल गया। तो आप इसको ऐसा नोट करके लिख सकते हैं, है ना। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन कि द मटेरियल हुज इलास्टिसिटी इज हायर या हुज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हायर is considered to be more elastic. The material whose modulus of elasticity is higher is considered to be more elastic. Correct? अच्छा, अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने अभी पढ़ा, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली तीन तरह का होता है। उन तीनों तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं डायरेक्टली पहले जल्दी से आपको बता देता हूं, फिर हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप डाल दीजिए कमेंट में, आई विल रीड इट आउट। एंड जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो ध्यान रखें, वीडियो की फ्रीक्वेंसी मेरी तरफ से तभी बढ़ेगी जब आप लोगों की तरफ से उसके व्यू करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। आई एम सीइंग कि बहुत धीरे धीरे व्यू कर रहे हैं कई बच्चे जिनके पास इसकी लिंक है सब्सक्राइब, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू सी और दे आर नॉट सीइंग दीज वीडियोस। इट मीन्स दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दैट शुड नॉट हैपन। आई विल टेल यू व्हाई एंड आई विल टेल यू हाउ टू कोप अप विद इट। खैर, फिलहाल ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की जाए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं, E is simply given as stress divided by strain। ये जहां तक डिस्कशन है इसका, ये बेसिकली तीन तरह का होता है हमारे सामने, है ना। इसमें सबसे पहला जो होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है जो हम लोगों के करिकुलम में, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, इसको हम वाई से इंडिकेट करते हैं। थॉमस यंग वो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये बनाया गया है। ये क्या है ये देख लो,
है तो वही स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, बट एक खास तरह की स्ट्रेस यानी नॉर्मल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस जो वायर्स में आती थी लेंथ के चेंज के कारण, उसका रेशियो विद द नॉर्मल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ पा रहे हैं? तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। इसको आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और एप्सिलॉन क्या होता है? ई क्या होता है आपका? ये जो होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहती है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से आपका वाई डिफाइन हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस, और हमने उसको यहाँ लिख लिया। तो अगर आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एंड दिस इज गोइंग टू बी यंग्स मॉड्यूलस, और ये हमारा पहला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। करेक्ट? तो यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग सीधा सीधा क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है वो स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल वाई की वैल्यू बन जाती है। ये हमारे सामने सबसे पहला स्ट्रक्चर है। ठीक, सेकेंड टाइप का जो मॉड्यूलस रहता है आफ्टर यंग्स मॉड्यूलस, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहां पर ई जो है वो हमारा वाई बन जाता है, और यहां पर जो ई है हमारा वो बी बन जाता है। इसको सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा, फिलहाल केवल एक आइडिया दे रहा हूं कि ये क्या है ना। बल्क मॉड्यूलस की बात की जाए तो यहाँ ई विल बिकम बी। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर जो बी है यानी बल्क मॉड्यूलस है, इट इज द रेशियो ऑफ अगेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पर यहाँ कौन सी स्ट्रेस? यहाँ पर जो आ रही है हमारी वो होती है नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। नॉर्मल या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जैसा वर्ड कुछ खास है नहीं, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब ही होता है प्रेशर। तो बल्क मॉड्यूलस की जब हम बात करते हैं तो प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर इसको यहाँ लिखना चाहो तो जैसे ये है शेप, अब इसको चारों तरफ से प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाने पर क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अगर इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर हमारे सामने जो बल्क मॉड्यूलस आएगा बी, दैट विल बी प्रेशर अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इसका कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ता तो पॉजिटिव ले लेता। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? v इंटू पी अपॉन माइनस डेल्टा वी। करेक्ट? इसको थोड़ा सा अगर आप कैलकुलस का यूज करोगे, स्मॉल चेंजेस कंसीडर करोगे, वेरिएशंस की बात करोगे, मैथमेटिकल इसको ले जाओगे तो यहाँ पर b को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय डी वी। मैं इस पर भी डिटेल में आऊंगा, फिलहाल मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया। तो b क्या है? माइनस वी डी पी बाय डी वी, यानी चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम टाइम्स माइनस वी। ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर प्रेशर लगाने से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ज्यादातर केसेस में नेगेटिव ही रहता है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। करेक्ट? तो ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू वाई। सेकंड हमारा बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू बी। थर्ड टाइप का जो मॉड्यूलस रहता है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। उसको भी देख लेते हैं, सिंपल है वो भी। थर्ड जो हमारा है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम लोग ईटा से भी इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली ये सिंबल्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे, इनफैक्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग है। 12th लेवल पर अलग है, इंजीनियरिंग लेवल पर इन सिंबल्स का थोड़ा नोटिफिकेशन बदल जाता है ना। जी वगैरह यूज होते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपल ये टर्म्स यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है जिसको हम ईटा बोल रहे हैं, दिस इज सिंपली गिवन एज, तो यहाँ E इक्वल टू क्या बन जाएगा, ईटा। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ईटा या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो दिस इज shear stress divided by shear strain, है ना। तो the ratio of shear stress to the shear strain is simply what we call as modulus of rigidity. Now shear stress आपको मालूम है, टेंजेंशियल जो लग रहा था, है ना। तो ईटा को हम लिख सकते हैं यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय जो shear strain जो था वो एंगल था थीटा, है ना। और थीटा आपको मालूम है, चलो थीटा ही लिख दो क्या, तो सीधा सीधा ईटा विल बिकम F अपॉन A थीटा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन मॉड्यूलस हमारे सामने आ गए हैं, एक यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा बल्क मॉड्यूलस, तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तीनों के अंदर खास बात यही है कि जिसका मॉड्यूलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक, है ना, ये वो ज्यादा अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की ताकत रखता है। ऐसा यूनिट वाइज देखा जाए तो तीनों की यूनिट सेम है ना। इसकी भी फोर्स पर यूनिट लेंथ एरिया के कारण न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगी यूनिट, डायमेंशन भी सेम रहेगा, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा और इसका भी सॉल्व करने पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो अल्टीमेटली आप अगर ध्यान से देखें तो तीनों ही तरह की जो मॉड्यूलस है वो मेरे सामने आ चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि ये सारी चीजें थ्योरेटिकली सब जानते हैं, है ना, बहुत छोटी सी चीज है, बट इसको अप्लाई कैसे करना है हमें इसको सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रीड करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, बार बार रीड करो और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मैं इसको समझा दूंगा एंड जैसे ये आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड पढ़ाई करो, थोड़ा मेहनत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।